माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम जी एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो आप कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, आप पूरी कंसंट्रेशन से इस सीरीज को आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और जो हम जिस फैक्ट पे क्वेश्चन जी एडवांस अब तक पूछा है वो सारे फैक्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड और सारी बातें भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ताकि उस पर बेस्ड अगर प्रॉब्लम दोबारा पूछे तो आप उसको बेहतर ढंग से अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, हेमिस्फेयर है आर रेडियस का। ठीक है, उसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट के जस्ट ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, ये हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे के जस्ट ऊपर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि कर्व सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगा। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर बाकी ऑप्शन पे देखेंगे, ध्यान देंगे। तो आप यहाँ से देखिए, ये हेमिस्फेयर है, ये ओपन सरफेस है। तो सबसे पहले आर रेडियस का के डिस्क से इसको ढक दीजिए। ये क्लोज हो गया। अब इस क्लोज सरफेस के बाहर ये चार्ज है, तो टोटल इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इन क्लोज चार्ज है नहीं, ये तो चार्ज इसके जस्ट बाहर है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स प्लेन सरफेस या डिस्क इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स कर्व सरफेस इज इक्वल टू माइनस फ्लक्स थ्रू डिस्क, मतलब डिस्क से फ्लक्स निकलना है। अब तक जो है हम लोग फ्लक्स को चार्ज इन क्लोज से रिलेट कर रहे थे। अब हम फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेट करेंगे और फिर उसको सॉलिड एंगल से भी रिलेट करेंगे फ्लक्स को। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ से जो लाइंस निकलेगा तो चारों तरफ निकलेगा। ठीक है, अगर ये सारा लाइंस किसी सरफेस से क्रॉस करेगा तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। हम इसको इस तरह से कहते हैं कि यहाँ से जितना लाइंस निकलेगा वो सारा लाइंस अगर किसी सरफेस से पास कर रहा है तो उस सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे वो सरफेस कैसा भी हो, किसी भी शेप साइज का हो, उससे कोई मतलब नहीं है फ्लक्स को। लेकिन यहाँ पर जो लाइंस निकल रहा है, यहाँ से जो लाइंस निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस कोन के अंदर से जितना लाइंस निकल रहा है वही इस प्लेन सरफेस से पास कर रहा है। ठीक है, और चूंकि ये लाइंस जो है यूनिफॉर्मली निकल रहा है चारों तरफ, तो हम ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना लाइंस किसी सरफेस से, अब हम ये जो स्टेटमेंट है वो क्लोज सरफेस के साथ साथ ओपन सरफेस के लिए भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, लेकिन जो फ्लक्स का भी हम डिफिनेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सॉलिड एंगल से, ये क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस, ठीक है, एनी सरफेस हम बात कर रहे हैं, सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा सॉलिड एंगल होगा, जैसे ये डिस्क बना रहा है इतना बड़ा सॉलिड एंगल, हम छोटा सा बात करते हैं तो कम सॉलिड एंगल बनता, तो कम सॉलिड एंगल बनता है, यहाँ से कम सॉलिड एंगल बनता है तो कम लाइंस पास करता है। जितना बड़ा सॉलिड एंगल बनेगा उतना ज़्यादा लाइंस पास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस के, और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल मेक बाय सरफेस एट द पॉइंट चार्ज पे
होगा, जितना ज़्यादा सॉलिड एंगल होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। और तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल इस तरह से लगा सकते हैं। अगर सेंटर पे पूरा सरफेस 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता तो फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता। तो ऐसे करते हैं, 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता तो फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता। ये डिस्क कितना सॉलिड, ये सॉलिड एंगल बना रहा है, तो डिस्क जो सॉलिड एंगल बनाता है, ये प्लेन एंगल अगर थीटा है तो ये सॉलिड एंगल की वैल्यू और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन है। तो सॉलिड एंगल होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ थीटा जो है प्लेन एंगल है। तो ये डिस्क यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू इतना होगा। तो इतने सॉलिड एंगल में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इतना सॉलिड एंगल से हो जाएगा फ्लक्स की वैल्यू, तो Q बटा 4 पाई से डिवाइड कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं 45 डिग्री, ये आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री तो 45 तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई कट जाएगा, तो हो जाएगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस या डिस्क। तो क्लियर है कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज इक्वल टू माइनस इंटू फ्लक्स थ्रू डिस्क। फ्लक्स थ्रू की डिस्क की वैल्यू इतनी है, तो इसे माइनस लगा दीजिएगा तो कर्व सरफेस के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है उसे बोला है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट होता, ध्यान सुनिएगा, तो ये हो गया नॉर्मल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा KQ बाई आर स्क्वायर। बोल रहा है कि हर जगह पे इतना ही होगा नॉर्मल कंपोनेंट। तो हम लोग फ्लक्स तो आसानी से निकाल सकते थे, तो निकाल के देखते हैं। अभी तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं फ्लैट सरफेस से फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस जो होगा, आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन E डॉट ds। ठीक है, इसको आप EN ds। ठीक है, EN का वैल्यू तो हर जगह कॉन्स्टेंट, EN का वैल्यू हर जगह पे KQ बाई आर स्क्वायर होगा इंटू ds। तो KQ बाहर कर दीजिए बटा आर स्क्वायर, और डिस्क का एरिया हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ds। ठीक है, तो हमारा हो गया KQ बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ds जो होगा वो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा तो आएगा हमारा, यहाँ से देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा Q बाई पाई कट जाएगा तो 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कैलकुलेट हम अभी किए हैं प्लेन सरफेस से, आता है कितना Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2। लेकिन इस तरह से कैलकुलेट करने पर इतना आता है जो गलत है। तो हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन, इस सर्कल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम इसलिए होगा कि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, सबका सेम है। पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वो KQ बाई आर कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ ये भी सही है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्वी पोटेंशियल। तो बात सही है। तो ए और डी ये दो ऑप्शन सही है इसमें। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ सुनेंगे। ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है और ये जो ओरिजिन पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में स्मॉल डिस्टेंस एक्स से डिस्प्लेस कर दिया गया है। प्लस क्यू का पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन दिया हुआ है एक्स के, बी में दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर, सी में दिया हुआ है एक्स क्यूब, और डी में दिया हुआ है 1/x। कौन सा ऑप्शन सही है? अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू का क्या होगा? इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है इसके साथ बाकी सब चेयर चार्ज का पेयर बना लीजिए और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वो हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो इन दोनों का पेयर बनाइए, पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, इन दोनों का पेयर बनाइए, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और अगर हम एक्स से डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ से यहाँ कर पहुँचा दिए, तो यहाँ से यहाँ अगर पहुँचा देंगे इसको, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ध्यान से सुनिएगा, के
यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो के क्यू कैपिटल क्यू बटा ए प्लस एक्स, ठीक है। और इसका हो जाएगा के क्यू बटा ए माइनस एक्स। तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का वैल्यू कितना होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतना है, ठीक है। कितना है, के क्यू कैपिटल क्यू बटा ए प्लस एक्स प्लस के क्यू कैपिटल क्यू बटा ए माइनस एक्स, ये फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, तो इनिशियल इतना है, तो माइनस 2 के क्यू कैपिटल क्यू बटा ए। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये टर्म कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स कट जाएगा, तो आएगा यहाँ से 2 के क्यू कैपिटल क्यू ए बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्वांटिटी। अब देखिए इतना क्वांटिटी यहाँ पर भी है, तो आप सब जगह से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आएगा हमारा 2 के क्यू कैपिटल क्यू बटा ए, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान सुनेंगे, एक्स चूँकि बहुत छोटा है इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह से सॉल्व करें। आपको यह सॉल्व करना है, सो आप देखिए ध्यान से सेकंड मेथड में। मेथड नंबर 2 में आप देखिए, ये ओरिजिन है, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ कैपिटल क्यू, ठीक है। अब यहाँ से डिस्प्लेस कर दिए, इस पॉइंट पे रख दिए, यहाँ से एक डिस्टेंस हटा दिए, तो ये इसके वजह से जो फोर्स होगा वो ये धकेलेगा इसको कैपिटल क्यू को, फोर्स कम हो जाएगा, तो ये जो होगा ना ये कम हो गया, इसके वजह से ये फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि इसके नज़दीक आ गया, तो नेट फोर्स जो होगा हमारा लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब आप इस राइट साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर नेट फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दूसरा बात कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट नंबर के एक्स होता है। ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको डिराइव करने में हम ये एजम्पशन ये हम लोग मान के ही डिराइव करते हैं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये वॉल्यूम में चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर से कुछ मटेरियल स्फेरिकल निकाल दिया गया है। कह रहा है कि कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, नॉन 0 होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, इस तरह का ऑप्शन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ड्राइव करके। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी कभार उस रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछता है, और कभी कभार पूछता है अंदर क्या किसी दूसरे पॉइंट पर भी पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो कैविटी है उसके अंदर फिल करते हैं उतनी ही डेंसिटी वाला मटेरियल, प्लस रो और माइनस रो से, तो दोनों मिलकर क्या हो गया 0। तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई अंतर नहीं होगा। ये प्लस रो ये दोनों वाला एक स्फीयर हो गया, और एक माइनस रो चार्ज डेंसिटी का एक छोटा स्फीयर हो गया। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पी पॉइंट ये बड़े वाले स्फीयर के भी अंदर है, और ये पी पॉइंट इस छोटे वाले स्फीयर के भी अंदर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बिगर स्फीयर की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P स्मॉलर की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बिगर की वजह से कितना होगा, तो रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायरेक्शन तो देख लीजिए इस ओर, डिस्टेंस कितना है, तो C1P, तो वेक्टर फॉर्म में हम दिखा रहे हैं C1P, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिगर वाले की वजह से।
स्मॉलर की वजह से क्या होगा, तो ये निगेटिव चार्ज है तो इस ओर खींचेगा ये। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा Pc2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दोनों का कम्बिनेशन होगा। तो यहाँ से रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो C1P प्लस Pc2, तो C1P प्लस Pc2 बराबर C1C2। तो ये हो गया रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट C1C2। देखिए ध्यान से, C1C2 क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन किधर होगा, तो सेंटर ऑफ ए स्फीयर से सेंटर ऑफ कैविटी के तरफ। ठीक है, ये है C1, ये है C2। ठीक है, तो इस ओर मतलब ऐसे, ये पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा बहुत बार पूछा है। और इसी तरह से अगर हमको किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, कैविटी वाला प्रॉब्लम रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, प्लस रो माइनस रो से भर देंगे, प्लस रो को इसके साथ कंबाइन करके बड़ा स्फीयर बना देंगे, एगो माइनस रो का एक छोटा स्फीयर होगा। अब हमको मान लेते हैं किसी अंदर नहीं, किसी पॉइंट पर मान लेते सेंटर पर ही फाइंड करना है। ठीक है, तो इस स्फीयर के वजह से, इस स्फीयर की वजह से सेंटर पे निकालेंगे, और इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो जो ये छोटे वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही होगा। मतलब आपको किसी भी पॉइंट पर हम अंदर ही नहीं बल्कि किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैविटी वाला प्रॉब्लम अगर रहेगा तो इस तरह से ही सोच सकते। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें एक सर्कल है R रेडियस का। ठीक है, और ABC सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंट पे चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, जो फिगर में प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, A पर Q/3, B पर Q/3 और C पे -2Q/3 है। ठीक है, और CAB का वैल्यू ये 60 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में फाइंड करना है कि O पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो 1 कूलम चार्ज यहाँ रख दीजिए और फिर फोर्स निकाल लीजिए। जो फोर्स की वैल्यू होगी वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो ये धकेलेगा इस तरफ से, ये धकेलेगा इस तरफ है, दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा, इसके वजह से होगा। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेफ्ट साइड में होगा। वैल्यू, तो वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू K, Q का वैल्यू मैग्नीट्यूड में 2Q/3 बटा डिस्टेंस R², इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट O, जो कि गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत है। बी में देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। पोटेंशियल एनर्जी में आप देखिए पहले सब तो साइड लेंथ की जरूरत पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 60 है, तो ये दोनों इस ट्रायंगल में ये 60 है। ठीक है, तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये R, ये तो R है ही। ठीक है, तो क्लियर है, ये भी R होगा। इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ से सर्कल का ये डायमीटर है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा R cos 30, 2R cos 30, 2R cos 30। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3R। तो अब पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो K -2Q/3 इंटू Q/3 बटा दोनों का बीच का डिस्टेंस √3R। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तो K -2Q/3 इंटू Q/3 बटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, K Q/3 इंटू Q/3 बटा
बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस R2R। ठीक है, इसकी वैल्यू साफ दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगा। सीधा सिंपल सी बात है, ये √3 वाला टर्म कैसे कटेगा। सी में देखिएगा, सी और बी के बीच में फोर्स की वैल्यू, तो आप फोर्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 4 = K, Q का वैल्यू देखिए 2Q/3 इंटू Q/3 बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस √3R का होल स्क्वायर। तो हो गया यहाँ से 3 आएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है, 9 × 3 = 27। यहाँ से K का वैल्यू 1/4πε0 दीजिएगा, तो यहाँ से 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 आएगा। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, 54 तो है लगता है। इसका मतलब Q²/54πε0 R²। तो ये फोर्स का वैल्यू सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। अब पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल एट O में देखिएगा, यहाँ से सारा चार्ज जो है इक्वल डिस्टेंस R पे है। तो O पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए है Q/3 है, -2Q/3 है, Q/3 है। तो पोटेंशियल एट O जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है Q/12, ये ε0R, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी ही सही होगा। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ और बहुत जल्द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ और प्रॉब्लम के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।